आज मैं लाइव हूँ एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ में, और वो हैं अब्दुल अजीज़ साहब। अब्दुल अजीज़ साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपने उम्र के साथ में बंगाल की कई सरकारों को देखा है, कई सारे इलेक्शंस देखे हैं, और जब आज बंगाल वैसे दौर में, वैसे वक्त में खड़ा है जब बंगाल का इलेक्शन बहुत कुछ इतिहास बदलेगा हिंदुस्तान का, तो उनसे सवाल करना, उनसे इंटरव्यू करके ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन को। उसके साथ में ही मैं अपने पहले सवाल के बारे में आता हूं कि आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कलकत्ता में हैं, और उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि देश के लिए ऐतिहासिक चुनाव है ये। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बीजेपी के सपोर्टर्स भी अगर इस रैली में मौजूद हैं तो वो भी देश बचाने के लिए ममता बनर्जी का साथ दें, या उस देश बचाने के लिए बीजेपी का साथ नहीं दें। तो मैं अब्दुल अजीज़ साहब से ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त में ये बंगाल के वोटर्स के लिए कितना चैलेंजिंग ये हो जाता है, और कितना कीमती है उनका एक एक वोट, और किस तरह से उनको इस वोट को सीरियसली लेना चाहिए। अब्दुल अजीज़ साहब, आपने साबिक वज़ीर आला दिल्ली जनाब केजरीवाल का जिक्र किया है और उनकी बातों का जिक्र किया है। मेरे ख़्याल से वो जो इस वक्त खुद झील रहे हैं और जो उन पे आक्रमण है या जो उन पे हमला हो रहा है और जो उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की रही है, तो वो तो बिल्कुल मज़ा चख रहे हैं। और उनसे, और इस तरह के लोगों से कौन जान सकेगा कि बीजेपी जो मुल्क को कब्ज़ा करना चाहती है, पूरे मुल्क को, उसके लिए अब बंगाल आखिरी किला बाकी है जिसको वो कब्ज़ा करना चाहती है। और ये कब्ज़ा कोई जमहूरी अंदाज से नहीं हो रहा, बल्कि गैर जमहूरी अंदाज से हो रहा है, गैर कानूनी अंदाज से हो रहा है। वो सारे करतब बीजेपी दिखा रही है। उसके पास जो भी ताकत है ये इलेक्शन कमीशन के ज़रिए या इनकम टैक्स या दीगर जो सरकारी एजेंसियाँ, वो सब का गोया उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और मेरे ख़्याल से ये, जैसा कि केजरीवाल ने बताया कि हिंदुस्तान की सूरत हाल बदल जाएगी, मेरा भी यही ख्याल है कि ये आखिरी किला है जो जमहूरी किला कहा जा सकता है। ये किला अगर मिस्मार होता है, इस किला को अगर बीजेपी मिस्मार करने में कामयाब हो सकती है, तो उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे। और वो जो योगी आदित्यनाथ या हेमंत कुमार बिस्वास जैसे वज़ीर आला बनाते हैं, वो उससे भी बदतर किस्म का वज़ीर आला मगरबी बंगाल में बनाएंगे और यहाँ के लोगों के नाक में दम कर देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि दरअंदाजी की बात कर रहे हैं, घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेटर की बात कर रहे हैं, जबकि ये कोई मौजू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये काम उनका है कि घुसपैठिया को रोकें, सरहद उनके हाथ में है। लेकिन ये मौजू बनाकर, ये इशू बना के वो मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, कमज़ोरों पे हमले कर रहे हैं, गरीब इंसानों पे हमले कर रहे हैं। SIR जो है वो मेरे अपने ख्याल से एक गैर कानूनी अमल है, गैर दस्तूरी अमल है। और ये हर बड़े वकील से अगर आप दरियाफ्त करेंगे तो ये मालूम होगा कि इस तरह का अमल गोया दस्तूर में कहीं है ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को ये हक दिया गया हो कि वो किसको सिटीज़नशिप दे, किसको सिटीज़नशिप ना दे, किसको सिटीज़न बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। और मुश्किल ये है और तकलीफ़ दे बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें की गई हैं कि SIR को रोका जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने SIR के अमल को रोका नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि लोकसभा का इलेक्शन इसी लिस्ट के ज़रिए हुआ जिस लिस्ट से लोगों का नाम ये काटना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो दूसरे इलेक्शन में वोट देंगे, तो ये कितनी अजीब व गरीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर रही है कि हमसे जिन लोगों को वोट देने का हक दिया गया है उनकी हुकूक राय दहिंदगी का हम हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि अगर इंसानों की हिफाजत नहीं हो सकती है, उसकी हुकूक की हिफाजत नहीं हो सकती है, तो जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है उसका वजूद और अदम वजूद बराबर हो जाता है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो कहीं का बिहार का हो या दीगर रियासतों का हुआ,
और ख़ास तौर पे मगरबी बंगाल में जिस तरह का इलेक्शन हो रहा वो इक्वल लेवल फील्ड नहीं हो रहा, बल्कि एक पार्टी को हाथ पांव बांध कर इलेक्शन कराया जा रहा है और दूसरी पार्टी को आज़ाद छोड़ दिया गया है कि वो जिस तरह चाहे जो चाहे वो करती रहे और इसको शिकस्त देने की कोशिश करे। लेकिन एक जो वोटर्स हैं जो बचे हुए हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, उनके हाथ पांव बांधने से इलेक्शन कमिश्नर कासिर है, लेकिन एक काम किया है, वो भी काम अंजाम नहीं दे सका कि ये पूरे मगरबी बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया है। यानी मौजूदा जो हुकूमत थी उसको मफलूस कर दिया है, उसकी कोई ताकत नहीं है, उसके अंदर कोई कुव्वत नहीं है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और SIR की हुकूमत नहीं बल्कि उस पार्टी की हुकूमत है जिसको वो जिताना चाहती। जी, तो इस सिचुएशन में, इस वक्त में जितने भी वोटर हैं जिनका नाम अभी आया है SIR के बाद, जो अभी वोटर बने हुए हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी आती है कि वो कितना सोच समझ के वोट डालें, ताकि अभी जो दौर हम देख रहे हैं, जो पिछले 3 महीने से जो खासकर बंगाल में हो रहा है, ये और दौर बुरा नहीं आ जाए। सिर्फ इस बात की बात नहीं है कि एक हुकूमत बदलेगी, कुछ स्कीम बंद होंगे, लेकिन बंगाल जो हमेशा से रविंद्रनाथ टैगोर के माइंड विदाउट फेयर का जगह रहा है ना, और जो कवि नजरुल इस्लाम के रिबेलियन का लिए जाना जाता है, वो जो नेचर है यहाँ का सोचने का, फ्री रहने का, उस पर भी कितना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो वोटर्स की कितनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है और कितना सोच समझ करके उनको वोट करना चाहिए। वोटर के लिए ये जो वोट देना है या राय देना है, ये एक अमानत है और इस अमानत को का जो मर्तबा है वो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है। तो इस मर्तबे को, इस फरीज़े को उनको बहुत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। वजह ये है कि जैसा कि आपने अभी बताया कि BJP के जो लोग हैं उनकी भी आज़ादी छिन जाएगी। सिर्फ गैर BJP के लोगों की आज़ादी नहीं छिनेगी, बल्कि उनको जो लोग BJP में हैं उनको भी वही बोलना पड़ेगा जो उनको पार्टी डिक्टेट करेगी, जो पार्टी उनको कहेगी बोलने के लिए। वो किसी पार्टी के अंदर जो वो खराबियां देखेंगे, जो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह मधुकेश्वर अपने मुंह को खोल के किस तरह मोदी की कच्चा चट्टा बयान कर रही हैं। वो भी किसी ज़माने में सिर्फ वो कारकुन नहीं थी बल्कि वो मोदी परस्त थी, मोदी नामा उन्होंने लिखा, लेकिन आज वो मुंह खोल रही। तो इतनी आज़ादी तो आज हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन ये आज़ादी भी छिनने वाली है, ये आज़ादी भी ख़त्म होने वाली है। उसके बाद भी जहाँ उनके घर पे पहुंच चुकी है कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ये जो हमारी आज़ादी है, वो हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़कर खून बहा के लिया है, और आज जो गुलामी की तरफ हमें ले जाया जा रहा है वो मगरबी बंगाल भी गुलाम हो जाएगा। और आप देखिएगा कि वो सच बात नहीं बोल रहे हैं, वो बांग्लादेशी बोल रहे हैं। आप देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हर मोहल्ले में, हर गांव में ये बताया जा रहा है कि हम 50 साल से वोट देते जा रहे हैं और हमें बांग्लादेशी बोला जा रहा, यही कोथा हमारे भालो लागे ना। ये बात हमें अच्छी नहीं लग रही। तो ये बात हर एक को समझना चाहिए कि उसको बांग्लादेशी करार देकर, उसको नॉन सिटीजन करार देके उसके साथ बहुत ही मिस स्टेटमेंट होने वाला है। और ये नहीं देखा जाता, जो खूंखार जानवर होता है, जब उसको किसी को अपना शिकार बनाना होता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो उसके करीब था या दूर था, वो उसको शिकार बना देता है। तो ये जो केजरीवाल ने कहा BJP के लोगों को, BJP के लिए भी लम्हे फिक्रिया है कि वो सोचें कि मुल्क को, और ख़ास तौर पर इस वक्त मगरबी बंगाल को जिसकी आज़ादी छीनने वाली है, अगर खुदा न खास्ता मगरबी बंगाल की किस्मत ख़राब होगी तो उसको वो छीन लेंगे जिस तरह के आसाम में हुआ है। और वो जो वज़ीर आला बनाएंगे वो हेमंता कुमार बिस्वास जैसा बनाएंगे, वो योगी आदित्यनाथ जैसे बहुत ही अनपढ़ और गंवार इंसान को बनाएंगे, जो ये कहता हो कि स्वामी विवेकानंद ने खून मांगा था और आज़ादी के लिए, जबकि एक 10 क्लास का 5 क्लास का बच्चा भी उससे आप पूछिएगा तो वो बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जाहिर है कि एक बड़ी रियासत जो उत्तर प्रदेश है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है, उसमें इतने गंवार, इतने जाहिल, इतने इलिटरेट आदमी को वज़ीर आला बनाया गया है। तो उस मगरबी बंगाल तो उससे छोटा है, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा, योगी और हेमंत कुमार बिस्वास से भी ज़्यादा खतरनाक
डेंजरस और संगीन किस्म का जानवर और हैवान बनाया जाएगा, जो मगरबी बंगाल की आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इंसानियत को ख़त्म कर देगा, इंसाफ को ख़त्म कर देगा। और यहाँ न तो मीडिया की आज़ादी बचेगी, न किसी जर्नलिस्ट की आज़ादी बचेगी, और न किसी सेक्शन की आज़ादी बचेगी। सारे सेक्शन के लोग, सारे शोबे हयात के लोग गोया कैद हो जाएंगे। इस कैद मगरबी बंगाल को कैद खाना बना देगी बीजेपी। इस कैद खाना बनने से पहले हर वोटर का फर्ज है कि वो वोट उसको दे, यानी ममता बनर्जी को दे, जो बीजेपी को हरा सके, जो जानवर को हरा सके, जो जालिम को हरा सके, जो नाइंसाफ पार्टी को, जो नाइंसाफी कर रही है जो पार्टी, उसको हरा सके, और जो हैवानियत का मुजाहरा कर रही है उसको हरा सके। असल में हम लोग और उसको स्पेसिफिक ये समझना चाहेंगे कि कई सारी पार्टियां खड़ी हैं और उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन अगर उसको अरिथमेटिक वे में समझा जाए कि ज़्यादातर पार्टियां यहाँ पे जो बीजेपी के चैलेंजर अभी बन रहे हैं वो ज़ीरो पे हैं। जो अगर 2021 का आप आंकड़ा देखेंगे तो जहां टीएमसी ने 2 करोड़ 88 लाख वोट्स पाए थे, वहीं पे बीजेपी ने 2 करोड़ 28 लाख वोट पाए थे। मतलब उनमें करीब 60 लाख का फ़र्क था। और इधर जो है, जो दूसरी पार्टियां हैं, किसी ने 28 लाख का आंकड़ा पाया था, वोट मिले थे, किसी को 10 लाख का मिला था, किसी को 18 लाख का मिला था। तो वो जो जीरो सीट वाले हैं, जो 10 लाख वोट वाले हैं, जो 18 लाख वोट वाले हैं, वो कितना बड़ा जंप ले लेंगे कि वो जो है बीजेपी का चैलेंजर बन पाएंगे। तो ये इस अरिथमेटिक के बीच में जो आम लोग हैं उनको कितना समझ करके वोट देना चाहिए, जो बीजेपी के सही मायने में चैलेंजर हैं उनके लिए। देखिए, इसका मैं एक एक आपके सवालों का जवाब दूंगा कि जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग मैदान में हैं, और वो शौरी या गैर शौरी तौर पर तृणमूल कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस को और बीजेपी को एक सिक्के का दो रुख बता रहे हैं, जो इंतहाई गलत बात है। नंबर एक, जो मुसलमानों में एक अवैसी या हुमायूं कबीर हैं, तो हम हुमायूं कबीर के बारे में पहले भी लिखा था कि ये जो बाबरी मस्जिद के नाम पर वो वोटों की तकसीम करना चाहते हैं, ये बाबरी मस्जिद सियासी मस्जिद है, कोई बाबरी मस्जिद नहीं है। और तारीख़ में ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक ऐसी मस्जिद बनाई गई थी जो सियासी थी, जिसको मस्जिद ज़र्रार कहते हैं, और अल्लाह के रसूल ने उसे जलाने का हुक्म दिया था। तो ये मस्जिद जो बनाई गई है वो बीजेपी के ज़रिए बनाई गई। बीजेपी का काम ये है कि वो मस्जिद तोड़ भी सकती है और मस्जिद बना भी सकती है अपने मुफाद के लिए। तो किसी तरह भी मुसलमानों को अवैसी के चुंगल से या अवैसी के हरबे से आज़ाद होकर वोट देना चाहिए, और इन लोगों को वोट दे के अपना वोट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि इन दोनों के ख़िलाफ़ वोट देना चाहिए और वोट को तकसीम किसी कीमत पे होने नहीं देना चाहिए। एक बात हुई। दूसरी बात, कांग्रेस का जो इस वक्त यहाँ किरदार है मगरबी बंगाल में, और ख़ास तौर पर राहुल गांधी का, मैं राहुल गांधी को हिंदुस्तान के लिए नागुज़ीर समझता हूँ, इंडिस्पेंसेबल समझता हूँ, और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मगरबी बंगाल में जो उनकी तकरीरें हो रही हैं, उस तकरीरों से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा, जबकि वो बीजेपी और आरएसएस के सबसे ख़िलाफ़ हैं। तो पता नहीं वो किस शऊर से गुफ्तगू कर रहे हैं कि बीजेपी और ममता बनर्जी एक सिक्के के दो रुख हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी से और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, क्या ममता बनर्जी मुल्क को बेच रही हैं? क्या ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी गोया हेमंत कुमार बिस्वास की तरह वज़ीर आला हैं? क्या ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ की तरह वज़ीर आला हैं? क्या ममता बनर्जी तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं? क्या वो यहाँ नफ़रत फैला रही हैं? क्या यहाँ वो इंसानों को लड़ा रही हैं, ज़ात पात को लड़ा रही? जब ऐसी सूरत नहीं है तो ये सच्चाई के ख़िलाफ़ है कि ममता बनर्जी को और बीजेपी को इक्वलाइज करना, बराबरी करना, ये इंतहाई गलत बात है। तो मेरा ख्याल है कांग्रेस जो है
वो जो काम कर रही है वो खुद अपने खिलाफ कर रही है, उसको सेल्फ गोल बोलना चाहिए। राहुल गांधी सेल्फ गोल कर रहे हैं, जितनी बड़ी चीज़ वो कर रहे हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर वो तकरीर तो बिल्कुल दूसरी बात है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर हैं और तमाम पार्टियों को उनको लेके चलना है। अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो कैसे ममता बनर्जी का हेल्प वो ले सकेंगे, कैसे ममता बनर्जी का अलायंस होगा, कैसे इंडिया इत्तेहाद को बरकरार रख सकेंगे, ये तो सोचना चाहिए उनको। और दूसरी बात ये जो आपने अभी बताया कि इन लोगों को जो पिछले इलेक्शन में जितना गोया हजीबत हुई, शिकस्त हुई, एक एमएलए भी नहीं हो सका, जबकि इंडियन सेकुलर फ्रंट का एक एमएलए भी हुआ, इनका एक एमएलए भी नहीं हुआ। तो सोचना चाहिए कि अगर वो कितना भी लड़ेंगे तो 2-4 एमएलए से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। तो क्या 2-4 एमएलए के ज़रिए वो बीजेपी को हरा सकेंगे? क्या 2-4 एमएलए के ज़रिए वो हुकूमत बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे। इसलिए ये मंतिक के ख़िलाफ़ है और ये हिकमत व मसलहत के ख़िलाफ़ है, ये अक्ल व दानिश के ख़िलाफ़ है कि ममता बनर्जी को बीजेपी से इक्वलाइज़ किया जाए और अपनी पार्टी के मुफाद में किया जाए, जो कि पार्टी जीतने वाली भी नहीं है और कोई बड़ा काम नहीं है। जहाँ तक सीपीएम का मामला है, सीपीएम एक ऐसी पार्टी है जो बहरहाल बहुत ज़्यादा खिलाफ है आरएसएस और बीजेपी के, लेकिन सीपीएम का भी अमल वही है जो करीब करीब कांग्रेस का है। सीपीएम का भी वही हाल है यहाँ कि 34 साल तक उसने हुकूमत की, उसको समझना चाहिए कि 34 साल जो कुछ उसने किया उसको यहाँ के लोग भूल नहीं रहे हैं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उसको बहुत वक्त दिया गया, बहुत ज़्यादा उसको मुद्दत दी गई, बहुत बड़ा पीरियड दिया गया। इससे ज़्यादा क्या काम करने के लिए जो काम ही नहीं कर सकी। दूसरी बात यह है कि आज उसके अंदर ये ताकत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। तो जो पार्टी हरा सकती वो वाहिद पार्टी है, अकेली पार्टी है, वो ममता बनर्जी की पार्टी है। हम ममता बनर्जी को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन ममता बनर्जी को डैमेज करना, ये डैमेज ममता बनर्जी तो नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी का फ़ायदा हो रहा। तो ये फ़ायदा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए और एक एक वोट की कीमत समझना चाहिए। इसलिए एक एक वोट से बीजेपी को शिकस्त देना चाहिए। और ये मेरे अपने ख्याल से इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जो बीजेपी कर रही है, जो आमरीत ला रही है, जो आज़ादी को ख़त्म कर रही है, अगर कोई बीजेपी को फ़ायदा शऊरी गैर शऊरी तौर पे भी फ़ायदा पहुँचाना चाहता है या चाहती है, तो ये मुजरिमाना फ़ेल है और ये सिर्फ गुनाह नहीं है। मेरे ख्याल ऐसा मुजरिमाना फ़ेल है जो तारीख़ में माफ़ नहीं किया जाएगा। जी, तो आप सुन रहे थे अब्दुल अजीज़ साहब को। अब्दुल अजीज़ साहब वैसे सीपीएम का दौर जो उन्होंने देखा था, तो उनके ऊपर भी बाद में उन्होंने जो उनकी बहुत सारी बातें थी नहीं पसंद आई थी, उनके बारे में खुल के लिखा था। ममता बनर्जी के भी बहुत सारी चीज़ों पे खुल के लिखते हैं और आप इनको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और दूसरे जगहों पे, जहाँ पे ये खुल के अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे इस प्रोग्राम से बंगाल के वोटर्स को एक आइडिया ज़रूर मिला होगा कि उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो उनको एक समझने में बहुत मौका मिला होगा। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।